तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल पाठ नंबर 6 है और इसके प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। आज हम जो है एक नए तरीके से प्रश्न उत्तर करेंगे जिसमें आपको रिटर्न में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर एज अ पीडीएफ। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी चलो समझने शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है जो कि है बहुवैकल्पिक प्रश्न और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। अब देखो चूना जो है, चूना कौन से उद्योग में प्रयोग किया जाता है, हमें सारे जो ऑप्शंस है उनकी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कच्चा माल के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं इनमें इस्तेमाल। जो पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर जो कच्चा माल है वो होता है बॉक्साइट। तो चूना पत्थर बोला इन्होंने, तो बॉक्साइट तो चूना पत्थर नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं चीनी। चीनी के अंदर जो है गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। सीमेंट, सीमेंट के अंदर चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीमेंट हमारा सही ऑप्शन रहेगा। पटसन, पटसन से तो कपड़े बनते हैं, जो थैले वगैरह बनते हैं, तो ये कच्चा माल खुद ही जो है नाम सेम है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी सर्वाधिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। कौन सी एजेंसी, एजेंसी पूछी गई हमसे कि कौन सी एजेंसी जो है स्टील को बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र में बाजार में जो है मतलब स्टील को उपलब्ध कराती है। अभी हमने दो कंपनियों के बारे में पढ़ा था, अगर चैप्टर समझा है आपने। एक तो थी सेल और एक थी टिस्को। सेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र की थी और टिस्को प्राइवेट की थी, लेकिन सेल जो है मतलब प्रोडक्शन कम करती थी और अगर उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट तक ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एजेंसी जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पूछी है इन्होंने। सिंपल सी बात यह है, दो कंपनी है, एक टिस्को एक सेल। जो टिस्को है वो प्राइवेट निजी क्षेत्र की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो है सेल। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हेल, तो हेल तो कुछ होता नहीं है। दूसरा है सेल, तो सेल ऑप्शन सही रहेगा इसका। उसके बाद है टाटा स्टील जो कि प्राइवेट कंपनी, अगर ये निजी क्षेत्र की पूछते ना तो टिस्को वाली आती, टाटा स्टील आती, ठीक है। उसके बाद अगली है एमएनसीसी, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयुक्त करता है। यार अभी थोड़ी देर पहले हम पता करके आए थे, कुछ उद्योगों के बारे में पढ़ा, उनका कच्चा माल पढ़ा अभी सिर्फ पहले क्वेश्चन में ही। तो उसमें हमने जाना था कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो है कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है, एल्यूमिनियम को बनाने में बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम, ऑब्वियस सी बात है। सीमेंट का पता ही आपको, चूना पत्थर, पटसन और स्टील, स्टील के अंदर क्या होता है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो इनमें हमें कौन सा उद्योग है वो पता करना है। तो पहला है स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरा ऑप्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमें पता है कंप्यूटर वगैरह जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर शामिल होते हैं, तो ऑप्शन सी है इसका, ठीक है, मतलब तीसरा ऑप्शन रहेगा। अभी आते हैं 30 शब्दों में हमें इनकी व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न है विनिर्माण क्या होता है। मैंने जब चैप्टर शुरू किया था ये, उस समय बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पर आपकी नजर बताऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले जो मेन मुद्दा है हमारा क्वेश्चन आंसर समझने का, वो समझते हैं। तो विनिर्माण क्या है। विनिर्माण कच्चे माल से किसी भी वस्तु को मूल्यवान पदार्थ या मूल्यवान वस्तु में बदल देने की प्रक्रिया को हम विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी से कागज का बनाना, अब लकड़ी कीमती कम है लेकिन कागज ज्यादा कीमती होता है। वैसे ही गन्ने से चीनी का बनना, गन्ना सस्ता होता है, चीनी महंगी होती है। और ये सारे कार्य कहाँ होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं। हमने 3 क्षेत्र पढ़े थे ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। आपने ये अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा ये चीज। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2
भौतिक कारण बताइए। देखो दो प्रकार के कारण होते हैं, एक मानविक कारण, एक भौतिक कारण। भौतिक मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है वो चीज, वो नेचर ने हमें दी है तो इसीलिए वो भौतिक होती है। अब उनके बारे में हमने दो कारण बताने हैं कि जो उद्योगों की अवस्थिति यानी कि उद्योगों की कोई स्थापना कर रहे हैं हम कहीं पे, तो उसमें कौन से दो कारण हैं जो मैटर कर सकते हैं, टांग अड़ा सकते हैं बीच में। तो पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। अगर कच्चा माल नहीं होगा हमारे पास में तो हम क्या कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कच्चा माल जरूरी है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जमीन जहां पे जो उगता है उसी के हिसाब से कच्चा माल हमें वहां पे मिलने वाला है। अगला है शक्ति के साधनों की उपलब्धता, मतलब कि हमें बिजली चाहिए। अब बिजली के साधन क्या है आपको पता है, बहुत ही लिमिटेड से साधन है। कुछ इलाकों में सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, कुछ इलाकों में बांधों से बिजली बनाई जाती है। अगर ऊर्जा का साधन वहां पे नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना। अगला है अनुकूल जलवायु, क्या पता वहां पे हर समय बाढ़ आती रहे, तो ऐसी जगह पे आप फैक्ट्री सेटअप करोगे ही क्यों, तो आपको वो इलाका भी देखना पड़ता है। अगला प्रश्न पूछ रखा है हमसे, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले दो मानवीय कारक बताने हैं हमको। अब मानवीय कारक कौन से होते हैं, जो मनुष्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो होता है मजदूर, ठीक है ना, श्रमिकों की उपलब्धता। अगर वहां पे काम करने के लिए फैक्ट्री में, उद्योगों में हमें इंसान नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल के समय में इतनी ज्यादा मतलब उन्नत मशीनें नहीं है, एडवांस नहीं है कि वो अपने आप फैक्ट्री चलाती रहे मशीनें खुद ही, रोबोट नहीं है अभी फिलहाल के टाइम पे। सो इंसानों की जरूरत पड़ती है और श्रमिकों की उपलब्धता जरूरी है, और वो भी सस्ते श्रमिक, ठीक है। अगला आता है परिवहन के साधनों का विकास। अगर वहां पे आने जाने में दिक्कत है, रोड नहीं है, वहां पे संसाधन जो साधन है परिवहन के वो इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो वहां पे भी फैक्ट्री लगाने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। और वैसे ही अगला पॉइंट है पूंजी बैंक सुविधाओं की उपलब्धता। अगर वहां पे आसपास कोई बैंक ही नहीं है तो आपको दूर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियों के काम में बैंक में पैसा जमा भी करवाना पड़ता है, निकलवाना भी पड़ता है, तो उन सारे कामों को ध्यान में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, उदाहरण देकर बताने हैं हमको। कौन से उद्योग, आधारभूत उद्योग। मैंने जब पाठ पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके के बोल रहा हूँ, उसमें बताया था कि जो दो उद्योग है, लोहा और इस्पात का उद्योग, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और उसको इसीलिए आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि उसके बिना हमारी कोई भी उद्योग या फिर कुछ भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। वही पूछ रहे हैं आधारभूत उद्योग क्या है, तो वो कौन से आधारभूत उद्योग है, उदाहरण देकर हमें बताना है। तो वे उद्योग जिनको निर्मित माल दूसरे सभी उद्योगों में जरूरी है, उनका आधार होता है, उनको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोहा और इस्पात का उदाहरण दे सकते हो। उससे बहुत सारी क्या, हर एक चीज में उसकी जरूरत पड़ती ही है। चिकित्सा की सामग्री से लेके टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, इंजीनियरिंग का सामान हो गया, मशीनें हो गई, हर चीज में लोहा या फिर इस्पात जिसको हम स्टील बोलते हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, 120 शब्दों में हमें इसको बताना है। यहाँ पे प्रश्न है समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे अलग हैं, भिन्न है, इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको क्या बताना है, एक तो समन्वित इस्पात उद्योग और एक मिनी इस्पात उद्योग। समन्वित होते हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, हाइयर मतलब बड़ी बड़ी गोडाउन टाइप के, और मिनी होते हैं छोटे से, मतलब अपना आसपास का गुजारा कर लेते हैं। चलो सारे पॉइंट्स देखते हैं अभी क्या क्या बता रखा है इन्होंने। समन्वित इस्पात उद्योग एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने का सारा मतलब जो भी प्रक्रिया है वहीं पे होती है। जबकि जो मिनी इस्पात उद्योग है उसमें छोटा सा होता है, जो मतलब कहीं पे कचरा वचरा जला के या कुछ भी करके जुगाड़बाजी करके वहां पे इस्पात का निर्माण किया जाता है। मतलब हल्का होता है, घटिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मीडियम सा जो नॉर्मल सी स्टील होती है इस्पात होता है वो मिनी में बन जाता है। लेकिन जो समन्वित है वो बढ़िया, अच्छी, बेहतर क्वालिटी का इस्पात उत्पन्न करते हैं। अब अगला है, इन उत्पादों में पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है समन्वित वालों में। क्यों? क्योंकि वहां पे सामान ज्यादा इकट्ठा करना, सामान, मजदूर, श्रमिक ज्यादा चाहिए, तो पैसा तो ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे छोटे उद्योगों में देखो ना, उसमें ज्यादा मजदूर चाहिए, ना आपको ज्यादा स्टील मतलब इस्पात के लिए कच्चा माल इकट्ठा करना है, थोड़ा थोड़ा सा लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा सा बांटते जाओ, ऐसा सीन है। तो उसमें क्या होगा,
उसमें आपको जो है पैसा कम चाहिए होता है। और ये समन्वित वाला जो उद्योग है वो अंतरराष्ट्रीय मांग की पूर्ति करता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी काम करता है, यानी कि बाहर के देशों में सामान जो इस्पात है वो भेजा जाता है। जबकि जो है आपका मिनी उद्योग को देखो तो मिनी उद्योग क्या है, अपने आसपास के इलाके में बस थोड़ा सा मतलब एक शहर से में बांट दिया और वहीं पे उनका बिक गया सारा, वो खर्चा निकल गया, वहीं तक सीमित रह जाते हैं वो। अब यहाँ पे बता रहा है समन्वित इस्पात उद्योगों की संख्या 10 है। देखो ये पुराना आंकड़ा है, कम ज्यादा होते रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो कि भारत में समन्वित इस्पात उद्योगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और मिनी इस्पात उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रश्न के अंदर पूछा था कि इस्पात के उद्योग में समस्याएं क्या क्या आती है, तो उसको भी देखते हैं क्या क्या समस्या आती है। पहला तो है उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, यानी कि जो कोयला है हमारे पास में बहुत ही सीमित मात्रा में है, क्योंकि हमें ज्यादातर बाहर से मंगाना पड़ता है और अपने देश में कोयला ज्यादा अच्छा नहीं मिलता जितना ज्यादा अच्छा कोयला होगा। और कोकिंग कोयले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो कोयला भारत में ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, जहाँ पे अच्छा मिलता है लेकिन वो बहुत कम है। उससे ज्यादा स्टील हम ज्यादा इस्पात का निर्माण नहीं कर सकते। तो एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उसके बाद में कम श्रमिक उपलब्धता, उत्पादकता। तो यहाँ पे क्या है कि जो मजदूर है, अब आपने एक उदाहरण दिया था इसमें पाठ के अंदर जब मैंने बताया था कि चीन जो है 1950 में भारत के बराबर स्टील का उत्पादन करता था, लेकिन आज के समय में अगर आप देखते हो तो आज के समय में चीन जो है बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है। और उसका कारण क्या है, वहां पे मशीनें अपने आप जो है उत्पादन करती हैं स्टील का, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आज भी श्रमिकों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब अगला है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। यहाँ पे ऊर्जा यानी कि विद्युत चाहिए होती है मशीनों को चलाने के लिए, तो वो आती जाती रहती है, जिससे उत्पादन में रुकावटें पैदा होती है। अगला है इसमें पॉइंट अविकसित संरचना, यानी कि वही बात आ गई कि मशीनें जो है हमारे पास इतने एडवांस नहीं है कि वो जल्दी से काम को निपटा पाए और ज्यादा अच्छा काम वो कर पाए जिससे उनको अच्छा रेट मिल सकते हैं। तो वो सारी मशीनों के ऊपर बात हुई है यहाँ पे कि मशीनें हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है कि हम आने वाले मतलब जो स्टील का उत्पादन है दूसरे देशों से टक्कर उसके मदद से ले सके। अब उसमें आगे पूछा था कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो यहाँ पे बता रखा है कुछ कदम उठाए गए, जैसे उदारीकरण और निजीकरण की नीति के कारण मिली छूटों से इस उद्योग का विकास हुआ। यानी कि जो उधारी हो गई, मतलब थोड़ा बहुत उधार ले लिया, थोड़ी बहुत अपना खुद का पैसा लगा लिया, तो ऐसे कर करके इसका विकास हो रहा है, जो कि बहुत धीमा होता है, लेकिन हाँ विकास तो हो रहा है। अगला है वैश्वीकरण की नीति के कारण इस उद्योग को विदेशी निवेश हासिल हुआ है। देखो कोई भी उद्योग अगर चलाना होता है तो उसमें वैश्वीकरण बहुत जरूरी है, यानी कि दूसरे देशों के जो लोग हैं वहां पे उस उद्योग में आके पैसा लगाएं। अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनका जो जिस भी देश का उद्योग है वो जल्दी तेजी से मतलब वृद्धि करता है और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा वो कमा सकता है। अब इस्पात के उद्योग में भी वही चीज जरूरी है कि वैश्वीकरण की नीति के कारण विदेशी निवेश हासिल हुआ, दूसरे देश वाले लोगों ने पैसा इसके अंदर लगाया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण हमने जाना 4 तरीके का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण ज्यादातर उद्योगों की वजह से होते हैं। तो वही ये 4 प्रदूषण है, ये चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे मैंने पाठ के अंदर जब पाठ समझा रहा था उस समय भी मैंने आपको बता दिए थे कि 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण जो है धुआं वगैरह जो भी गैसें मिल जाती है तो उससे प्रदूषण होता है, उसको वायु प्रदूषण। जैसे रबड़ की फैक्ट्री में एक मान के चलो कि वहां पे रबड़ पिघलानी है तो उसमें से बहुत ही जहरीली गैस निकलती है जो कि शायद आप सहन ना कर पाओ ज्यादा देर तक। तो ऐसी मतलब वो क्या हो रहा है, फिर वायु जो है प्रदूषित हो चुकी है, वहां पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो वायु प्रदूषण ऐसे होता है। जल प्रदूषण क्या होता है, कुछ साबुन की रंग डाई ऐसी कुछ उद्योग होते हैं, तो वो उद्योग उस कचरे को जो बच जाता है कचरा तो उसको उठा के नहर या नाले पानी में मतलब पानी में डाल देते हैं और जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो वो चीज बतानी है आपको। अगला आता है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण के अंदर जो कचरा हम इकट्ठा करते हैं किसी भी जगह किसी भी उद्योग का, तो उसकी वजह से वो भूमि खराब हो जाती है। ज्यादातर कांच और प्लास्टिक की वजह से हुई है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती, गलते और सड़ते नहीं है ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का आप देखोगे तो
ज्यादातर उद्योग जो जिसमें मतलब आरा मिले बता रखे हैं यहाँ पे, आरा मिले, खराद की मशीन, यानी कि लकड़ी का जहाँ पे काम होता है, लोहे की कटाई वगैरह, तो वहां पे बहुत ज्यादा आवाज उत्पन्न होती है। तो उनका ज्यादा कुछ समाधान हो भी नहीं सकता, क्योंकि चुपचाप तो लकड़ी काटेगी नहीं, है ना। तो वहां पे ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है। अगला प्रश्न पूछ रखा है हमसे कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। यानी कि उद्योगों के द्वारा जो पर्यावरण को मतलब खराबी हो रही है पर्यावरण में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए वो बताने हमको। तो एक तो है यहाँ पे पुनः जल चक्रण किया गया, मतलब कि जो पानी है वहां पे न्यूनतम उपयोग करो, और जो पानी हमने यूज कर लिया है पहले से ही उसको बार बार उपयोग करो, फिल्टर करो, कैसे भी ठीक करके उस पानी को उसी उद्योग में दोबारा से इस्तेमाल करो, जिससे जमीन से पानी और बाहर से पानी ना मंगाना पड़े। और जो कचरा बच जाता है, फालतू का बचता तो है ना, वेस्ट मटेरियल, अब जो वो कचरा बचा हुआ है तो उस कचरे को आप मतलब जो उद्योग है तो उनको उसको किसी और सामान में, या तो कुछ सामान बन सकता है तो उस सामान को बनाना चाहिए, ताकि वो जो कचरा है वो फैले ना, बाहर जो है गंदगी ना फैलाए ज्यादा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है वर्षा जल संग्रहण। बहुत सारे इलाकों में, कर्नाटक में तो मतलब कंपलसरी कर रखा है कि हाँ आपको बारिश का पानी इकट्ठा करना है, नहीं तो शायद कोई कानून वगैरह बना रखा है वहां पे। वैसे ही राजस्थान के अंदर सूखा रहता है ज्यादातर, जिन इलाकों में सूखा पड़ता है तो वहां पे वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। उद्योग वाले लोग ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं जमीन से पानी निकालते रहते हैं, जबकि उनको भी वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी जरूरी है। पानी जो जमीन का पानी है, भूजल, तो उसको बचाने में बहुत ज्यादा अहम योगदान देता है। तो इसीलिए वर्षा जल संग्रहण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और दिया भी जा रहा है, कई इलाकों में मैंडेटरी किया गया है इसीलिए। अब अगला पॉइंट आता है नदियों और तालाबों में जो गर्म पानी है। हमने जो तापमान को लेके पॉइंट पढ़े थे कि उनसे भी जो गर्म पानी है नहरों में छोड़ देते हैं, तो मछलियां वगैरह और जो भी जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनको या तो बीमार हो जाते हैं या मारे जाते हैं गर्म पानी की वजह से। तो उसको ठंडा करके और साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, जिससे वहां के जानवरों में कोई बीमारियां न फैले। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, ये सारे बता रखे इन्होंने, 3 तरीके बता रखे हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन करना, जिसमें कटाई पदार्थ को छोटा करो और उसके टुकड़े टुकड़े करके, और जो कचरा बच जाता है उसको निकाल के अलग कर लो और फिर पानी को फेंकाओ। और दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। अब जो है जैविक प्रक्रिया यानी कि कुछ गलाने सड़ाने की प्रक्रिया होती है वो, ठीक है। जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, मतलब बात यह है सारा कुछ करके उसको पानी को साफ करके ही नहर में डाला जाए। पानी जहां पे भी डालना है उसका जो कचरा है उसको निकाल लो, ताकि वो पानी आगे आने वाले समय में कहीं जहां पे भी जा रहा है या फिर कहीं भी कुछ यूज आ रहा है तो उसको खराब ना होने पाए वो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि बहुत सारे उद्योग ऐसे इलाकों में लगा लिए जाते हैं जहां पे पानी का जो स्तर है, जमीन का भूजल जो है वो बहुत नीचे होता है, और फैक्ट्री वाले जो उद्योगों वाले लोग वो उस पानी को निकालते जाते हैं, जिसके चलते वहां के आम लोग, आम नागरिक जो रह रहे हैं तो उनको पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज में वहां पे जो है प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई भी उद्योग वाला जमीन से पानी ना निकाले। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, उत्तम श्रेणी की मशीनों का प्रयोग करके और कुशल कारीगरों को रखकर पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या होता है कई बार मशीनें जो है मजदूरों को, जो कारीगर होते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता और वो मशीनों को कई बार चालू छोड़ देते हैं, कई बार मतलब गलत सलत चलाते हैं, तो जिससे जो है प्रदूषण ज्यादा होता है और ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए अच्छे कारीगरों को रखना चाहिए, मतलब ऐसा बोला गया इस पॉइंट में। अगला पॉइंट है इसमें, कम धुआं छोड़ने वाले ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कोयले के स्थान पर पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखो पहले के टाइम में 2005 में जिस टाइम लिखी गई थी ये बुक आपकी, उसी टाइम के सारी चीजें लिखी गई हैं, अपडेट करने वाला तो कोई है नहीं वहां पे। तो उस टाइम में सीएनजी नहीं थी, उस टाइम में कोयला, हाँ आज भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाँ कोयले के स्थान पर हम सीएनजी या पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल काफी महंगा पड़ता है तो सीएनजी का इस्तेमाल कर लो, वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है और ज्यादा अच्छी भी है, प्रदूषण कम करती है। तो जहां तक हो सके सीएनजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे आज के समय में अगर आप देखते हो तो पहले ट्रेन जो है कोयले से चलती थी, लेकिन आज कल जो है बिजली से चलने लगी है। बीच में अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन फाइनली विद्युत से चलने वाली ट्रेन आ गई ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके।
अगला पॉइंट है इसमें, वायु में फैले प्रदूषक तत्वों को रोकने के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, हमें इन यंत्रों को प्रयोग में लाना चाहिए। हाँ, मैंने आपको पाठ के अंदर भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस बन चुके हैं, यंत्र बन चुके हैं जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कुछ जहरीली गैसें होती हैं उनको सोख लेते हैं अपने अंदर, और उनका इस्तेमाल किया भी जाना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल में कोई टावर लगा हुआ है जो उस इलाके की जो हवा है उसको साफ कर देता है। वैसे लॉकडाउन ने यार काफी हद तक हवा को साफ कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो वो चीजें भी लगाई जानी चाहिए, वो मशीनें, ताकि साफ स्वच्छ हवा हमें मिल सके। अगला पॉइंट आता है, मिट्टी एवं भूमि के प्रदूषण को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। कूड़े कचरे को गहराई में दबा दो। अब देखो कूड़ा कचरा क्या है, अगर हम पहले जो उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में कचरा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, और अगर हम उस कुछ जो कचरा बचा हुआ है उसका पुनः प्रयोग नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर तो। लेकिन अगर कचरा कम उत्पन्न करें हम, तो उसको हम गहराई में दबा सकते हैं, जिससे जो भूमि है उस पर कचरा न फैले, बीमारियां न फैले, और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और कचरे का पुनः उपयोगी बना, वही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो आपके इस पार्ट से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें से देखो, आप अगर पॉइंट देखते हो तो आपको जो है कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसमें एक तो है आधारभूत उद्योग, आपने पाठ के अंदर पढ़ा होगा आधारभूत उद्योगों के बारे में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आधारभूत उद्योग कौन सा, लोहा और इस्पात को बोला जाता है आधारभूत उद्योग। उसको क्यों बोला जाता है इसके बारे में थोड़ी मतलब अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला पॉइंट आपका एग्जाम्स में आ सकता है। और लोहा और इस्पात के जो संयंत्र मतलब कहाँ कहाँ उसके कारखाने लगे हुए हैं वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो प्रदूषण वाला क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण को मतलब जो उद्योगों के प्रदूषण है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और वो कौन कौन से टाइप के प्रदूषण होते हैं, वायु जल भूमि, वो प्रदूषण, और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो वो चीजें आपको पढ़नी चाहिए। उनमें से जहां तक भी मुझे लगता है कि उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। बाकी एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं पहले ही कि सीबीएसई वालों के लिए मैंने 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं। बाद में अगर वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट खोल के देख लेना। अगर बाद में देख रहे हो 21 के एग्जाम जा चुके हैं, बाद में भी देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर बदलते थोड़ी ना है। तो अब जो है उनके लिए मैंने हर साल मतलब रेगुलरली बेस पे वीडियोस ऐड होती जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और मैप वगैरह का भी, जो भी मैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस बदला, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मिल जाएंगे। और जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है जिनके लिए सिलेबस नहीं बदला गया है, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, टेंशन मत लो यार, सब बराबर है। अब उनके लिए जिनके में सारे के सारे पाठ आने वाले हैं, 7-8 जितने भी 7 पाठ है शायद, तो 7 के 7 जिनके में आने वाले हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बना रखे हैं। उनमें 7 पाठों से मैंने प्रश्न उत्तर बना रखे हैं, और सीबीएसई वालों के लिए अलग से बना रखे हैं मैंने। ठीक है, तो प्लेलिस्ट खोल के देख लेना यार, आपको आपके काम के वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियो है और सारी की सारी आपके काम की है। आपकी बुक मैंने कंप्लीट करा रखी है, खोल के देख लेना एक बार प्लेलिस्ट। तो मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो आप? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना आपको, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।